ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए। फटाफट से आपको बताते हैं, दाखिला वजारत मिनिस्ट्री फॉर होम MHA की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के अंदर जहां पूरे मुल्क का हाल अहवाल दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम बातें भी बताई गई है। और जम्मू कश्मीर के हालात को जहां पुरअमन माना गया है, वहीं पर मिलिटेंसी के मुखालिफ कार्रवाइयों को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक किस तरीके से बनाया गया, उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो खुलासा पेश किया गया है, जो सरकारी तौर पर वजारत दाखिला की तरफ से सामने रखी गई है। और मिलिटेंसी के अंदर नौजवान ना जाए, इसके ऊपर भी एक नई हिकमत अमली को मुतारफ कराया गया है, जिसके मौसर और फाल नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का सिलसिला और इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो ड्रग्स वाला मामला है, इस पर भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान जहां जम्मू कश्मीर सरफहरिस्त, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सरफहरिस्त है, वहीं पर 936.095 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए हैं सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंचर्स के हवाले से। इस बात का खुलासा भी उस सालाना रिपोर्ट जो बापत साल 2021-22 दाखिला वजारत की तरफ से जारी की गई है। और दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC, उसके साथ साथ जो नए इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है उनको सील करना, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डर फेंसिंग, उसके साथ साथ जो रोड्स बिल्डिंग्स का सिलसिला बॉर्डर्स के ऊपर चलता है वो, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए आर्मी के अंदर, आम लोगों के अंदर, उस पर गुफ्तगू की गई है। हथियारों और जदीद आलात सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए जाए ताकि सरहद पर मुकम्मल और मुअस्सर नज़र निगरानी रखी जाए। इस सिलसिले में भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि किस तरीके से किया गया है, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लड लाइट्स लगा दी गई है और इस तरीके का मैकेनिज्म पैदा किया गया है कि परिंदा पर न मार सके, और अगर कोई इस तरीके की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बात जो है वो दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में इस रिपोर्ट को मनाया गया, पूरे मुल्क के हवाले से ये रिपोर्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से यह भी कहा गया है कि इंतजामिया ने मौसर और फाल इकदाम किए हैं, और उन्हीं मौसर और फाल इकदाम का यह नतीजा है कि मिलिटेंसी जो ट्रिपल डिजिट में हुआ करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है। माजी में जो हड़तालें हुआ करती थी वो इन दिनों हड़तालें नहीं है, और जिस तरीके से आए दिन प्रदर्शनों और पथराव का सिलसिला होता था वो सोच भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। दरअसल ये उन नताइज का सिलसिला है जो नताइज जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार को मजीद राहत मिले, इस सिलसिले में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की तैनाती जम्मू कश्मीर के अंदर कराई गई है, ताकि जब भी अमन कानून की सूरत हाल के वक्त इन अफवाज की ज़रूरत हो तो वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ताबे रहे। इसके साथ साथ जो अखराजात हैं साल 2021-22 के, उस हवाले से भी अदाद शुमार थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मरकजी वजारत दाखिला का मानना है कि इन्फिल्ट्रेशन, दरअंदाजी के सिलसिले में जो अटेम्प्ट्स हुई है उसमें काफ़ी कमी हुई है। साल 2017 में 419 बार दरअंदाजी की कोशिश की गई, और अब ये 419 वाला मामला जो है ये बहुत कम हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ना के बराबर है। 419 वाला अब 135-36 के आसपास आ रहा है। लेकिन इस दौरान मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ जो सरहदों पर हुई है उसमें मिलिटेंटों के मारे जाने या धरंदाजों के मारे जाने में इजाफा भी हुआ है। और यहाँ पर जहाँ इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही है, वहीं पर दाखिला वजारत का ये भी मानना है कि हमेशा जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत तालमेल से ही काम कर रही है, जिसका यह नतीजा है कि 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल और 5 अगस्त के बाद आज के दिन जब रिपोर्ट तैयार की गई थी तब तक सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखी गई है। तो ये बेहतरी के आसार वाली रिपोर्ट जो है ये दाखिला वजारत की तरफ से आई है। इसी रिपोर्ट के अंदर मुल्क के अंदर जो नेशनल सर्वे बुक बनाना है उस पर भी गुफ्तगू की गई है। फिर उसके साथ साथ मुल्क की सूरत हाल किस तरीके से है उस पर भी गुफ्तगू की गई है। आने वाले दिनों में मरकजी हुकूमत क्या कुछ सोच रही है कॉमन कोड के हवाले से, उस पर भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो डिटेल में बातचीत की गई है। ये तो थी बात जनाब दाखिला वजारत की उस रिपोर्ट की जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की पीठ थपथपाई गई है और ये कहा गया कि अमन कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने में दोनों
मरकज और रियासती इंतजामिया मिल बैठकर काम कर रही है। अब आते हैं जी आगे, जब मरकज और रियासत की बात हो रही है तो फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और अहम और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बैक टू विलेज 4 के बाद अब माई टाउन माई प्राइड का एक और सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर रियासती इंतजामिया ने कैलेंडर जारी कर दिया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर माई टाउन माई प्राइड 15 नवंबर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है और ये तमाम टाउन्स के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के जिम्मेदार इस प्रोग्राम को फाल और मुतहरिक बनाएंगे। दूसरा एडिशन होगा ये माई टाउन माई प्राइड का, जो तकरीबन 70 से ज्यादा यूएलबीज जो हमारी है अर्बन लोकल बॉडीज जो है वहां पर बैक वक्त चलाया जाएगा और 15 नवंबर से इसका आगाज करने का फैसला ले लिया गया है। इस बात की जानकारी चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को उस वक्त दे दी गई जब उन्होंने एक जायजा मीटिंग ली थी और उसी जायजा मीटिंग के दौरान 15 नवंबर की तारीख को हतमी शक्ल दे दी गई कि 15 नवंबर से अब तमाम टाउन्स के अंदर कस्बाजात के अंदर माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम चलाया जाएगा और यह दूसरा मरहला होगा। इससे पहले एक मरहला हो चुका है जिसको लेकर कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, लेकिन अब यह दूसरा मरहला होगा जहां पर 70 से ज्यादा जो हमारी एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पर इस चीज को किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यह हुक्मनामा जारी किया है कि 15 नवंबर से कबल तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया जाए और जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं उन्हें पूरी तरह से लिया जाए। डायरेक्शंस ये भी दे दी गई है कि अब जब ये माई टाउन माई प्राइड होगा तो हर टाउन के अंदर प्रभारी की अपॉइंटमेंट की होगी, यानी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर देखा कि कई अफसरों को तैनात कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि अब हम मॉनिटर करेंगे, मसाइल को हल करवाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके के प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है कि 70 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कमिटीज के अंदर 15 नवंबर सन 2022 से बाज़ाब्ता तौर पर माई टाउन माई प्राइड का एहतमाम किया जाएगा और सबसे ज्यादा नजरें जो है वो जल जीवन मिशन, आईटी, डिजिटल पेनिट्रेशन, पंचायतों के ऊपर और उसके साथ साथ जो दीगर सूरत हाल है चाहे नेशनल यूथ क्लब्स का हो, जो इसके साथ साथ जो दीगर कामकाज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ वजारतों की तरफ से अमृत सरोवर के तहत, उन पर भी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात की जाएगी और अब गांव के बाद शहरी इलाकों को भी बेहतर बनाने की कोशिशों में 15 नवंबर से प्रोग्राम को हाथ में लेने का ऐलान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किया गया है। चलिए जी, हम जरा इस पूरी खबर पर और डिटेल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जिम्मेदार इसको देखते हैं और कौन जिम्मेदार, जिन्हें आप लोगों ने वोट किया है। सबसे पहले बीडीसीज डीडीसीज के हवाले से बैक टू विलेज प्रोग्राम था, लेकिन आज जब म्युनिसिपल कमिटीज की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे साथ मसरत कार साहब है, चेयरपर्सन है जी म्युनिसिपल कमेटी सोपोर के, इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे और मंजूर अहमद खान साहब चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल है, इनके पास भी चलेंगे और भी कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दो करके हम दोनों गेस्ट को लेने की कोशिश करेंगे। कार साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सरकार का प्रोग्राम आया है कि 15 नवंबर सन 2022 से दूसरा मरहला शुरू होगा माई टाउन माई प्राइड का। पहला मरहला जो हुआ था उस पर आपका रिएक्शन, और ये जो सरकार का दूसरा इनिशिएटिव आया है कि बैक टू विलेज जिस हम कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है उसी तरीके से माई टाउन माई प्राइड को भी हमकिनार करना है और तरक्याती मंसूबों को ग्राउंड जीरो पर लाना है। किस तरीके से सरकार के इस फैसले को आप देख रहे हैं? पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मौजूद करने का। हम ये सरकार का जो स्टेप है उसको वेलकम करते हैं क्योंकि यूएलबीज में माई टाउन माई प्राइड बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मैं अपने सपोर्ट की बात करूं तो मेरे माई टाउन माई प्राइड में 3 प्रोजेक्ट थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2 100% कंप्लीट है, एक 95% कंप्लीट है और वो आने वाले 1 हफ्ते में कंप्लीट होगा। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है यूएलबीज को डिसाइड अदर ग्रांट्स जो हमें मिलते हैं। और जैसा कि मैं अपनी सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट बहुत ही एक बड़ा टाउन है और इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। माई टाउन माई प्राइड से हमारे बहुत से मसले हल होंगे।
एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे, हमने चूंकि अभी सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम जो तय शेड्यूल के मुताबिक था वो था बैक टू विलेज प्रोग्राम, उसमें 4 प्रोग्राम हुए लेकिन शिकायतें बहुत ज्यादा आती रही, उसके बाद मसाइल का हल भी तलाशा गया बहुत हद तक। ये प्रोग्राम किस हद तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कामयाब नजर आया है? फर्स्ट राउंड में जो काम करने थे क्या वो मुकम्मल हुए, जिसके बाद ये नया एडिशन जो इस बार शुरू होने जा रहा है और आधे अधूरे कामों को यहाँ कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसी कुछ आगे की हमें तस्वीर नजर आएगी इस प्रोग्राम के जरिए? आसिफ साहब, मैं यूएलबी के हवाले से बताना चाहूंगी, मैं रूरल के हवाले से नहीं बताना चाहूंगी, अर्बन के हवाले से बताना चाहूंगी कि कहाँ दिक्कत होती है प्रोग्राम कंप्लीशन करने में। जो हमारा इंजीनियरिंग विंग एबॉलिश हुआ और अब हम पूरा जो बार आ गया वो आ गया R&D पे। और आप देखिए कि R&D का कितना ज्यूरिडिक्शन बड़ा होता है, रूरल का भी और अर्बन का भी। लेकिन मैं अपने टाउन की बात करूंगी तो मेरे तीनों प्रोजेक्ट जो हमने पिछले साल माई टाउन माई प्राइड में उठाए थे, चाहे वो मैटनिंग ऑफ बस अड्डा था या एक ड्रेन हमारी थी नहरपुरा में या हमारा महाराजपुरा का एक पार्क था, हमारे तीनों प्रोजेक्ट माशाल्लाह से कंप्लीट है। सिर्फ हमें महाराजपुरा पार्क में थोड़ा गेट वगैरह का लगाना है बाकी है। कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट के इंटेंशन सही होते हैं कि इसमें टाइम बाउंड मैनर में काम कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज होती है वो भी देखना है कि एग्जीक्यूटिंग बॉडीज से वर्कलोड कितना है, उसमें इनकम्प्लीशन कहीं ना कहीं रहता है। मैं बैक टू विलेज पे कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जो पिछले कई सालों में कामों की रफ्तार बढ़ गई है उससे लोग चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मौसमी हालात होते हैं और बाकी चीजें होती है और दिक्कतें होती है कि कई दफा टेक्निकल सैंक्शंस के लिए प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या टेंडरिंग प्रोसेस में रुक जाते हैं, वो भी हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा जी, मसरत साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अक्सर ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है जी, डिस्कनेक्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकारी नुमाइंदों में, वो कनेक्शन नहीं है जो होना चाहिए था, जिसकी वजह से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कभी कभार पिच करते हैं कोई बात, वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। किस हद तक इस बात को आप सही मान रहे हैं कि जो तालमेल है उसमें अभी काफी फुकदान है, वो उस तरीके का नहीं है? हो सकता है कहीं कहीं पे हो, लेकिन एज एन प्रेसिडेंट MC Sopore, आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू द LG गवर्नमेंट, अवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ULB। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है, ऐसी कोई काउंसिल नहीं होगी, ऐसी कोई कमेटी नहीं होगी जहाँ पे रिव्यू वो नहीं लेती होंगी और जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज अ प्रेसिडेंट एज वेल एज अ काउंसिल वो कनेक्टेड नहीं होंगी, जिनसे वो फीडबैक नहीं लेती होंगी। और मुझे लगता है कि एक पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की खुद ही एक जिम्मेदारी बढ़ती है। देखिए दिक्कतें तो आती हैं, बहुत डिफरेंस है पहले और आज में, बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको लोगों ने सुना है तो आपको हर एक दरवाजा खटखटाना है। कई दरवाजे आपको बंद भी मिलेंगे, इसमें भी हमें ये नहीं कहना है कि नहीं मिलेंगे, दिक्कतें आती हैं और हमें जो नया सेटअप है उसको समझने की कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया जी मसरत कार साहिबा, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर हमारे साथ बात कर रही थी। मंजूर अहमद खान साहब, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल भी हमारे साथ। खान साहब बहुत शुक्रिया जी टाइम निकालने के लिए। सरकार का एक और इनिशिएटिव 15 नवंबर सन 2022 से एक और बैक टू माई टाउन माई प्राइड का आगाज हो रहा है, दूसरा मरहला होगा ये, और सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जी कनेक्शन रेस्टोर करने की बात है अवाम और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार के बीच में। किस तरीके से आप इस मिशन को देखते हैं और क्या मुतमईन है पहले वाले फेज से? शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अगर हम पिछली माई टाउन की बात करेगा, जो हमारे लोगों ने डिमांड किया, उसमें आपको पता है कि उस माई टाउन प्रोग्राम में हर एक डिपार्टमेंट शमूलियत करते हैं, जहाँ लोग भी आते हैं, जो लोग डिमांड करते हैं उसमें अफसर जो होता है वो देख रहा है ये सही है या गलत है। हम पिछले, अगर मैं त्राल की बात करूंगा, पिछले माई टाउन की, उसमें हमें ड्रेनेज सिस्टम दिया और टॉयलेट ब्लॉक्स दिया और लाइट्स दिया और जिम पार्क दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बना है, त्राल में चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। जो आगे भी डिमांड लोगों का है
हम जब माई टाउन 15 अगस्त से इंशाल्लाह शुरू करेगा, जो लोगों का डिमांड होगा तो वो जरूर इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। खान साहब ज्वाइन करें। मसरूर भांडे साहब, चेयरपर्सन म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा भी हमारे साथ है। भांडे साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या आप भी पुरुमीद है कि जो दूसरा मरहला होगा, जैसे मसरत कार साहिबा और उसके बाद खान साहब ने कहा कि जनाब लास्ट टाइम जो भी हमने पिच किया ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हुआ है और इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद है कि बजट भी होगा और बजटिंग के साथ साथ ये काम जो आप देंगे वो भी पूरे होंगे, क्या आप भी इसी तरीके का रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? जी शुक्रिया आपका। मैं चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा मसरूर भांडे। जो ये माई टाउन माई प्राइड का दूसरा मरहला जो शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में जो पिछला ये माई टाउन माई प्राइड हुआ था, तो इसमें फंडिंग बहुत कम होती है। देखिए इन्होंने म्युनिसिपल कमेटी में 50 लाख की फंडिंग इसमें की है और म्युनिसिपल काउंसिल में 1 करोड़ की, लेकिन ये बिल्कुल मामूली फंडिंग है। इस 50 लाख में क्या होगा, इस 1 करोड़ में क्या होगा? और अकॉर्डिंगली हमने हम पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बड़ा आभारी हूं, जिसने ये मतलब पहला सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है इसमें सब हम जुटे थे। और एलजी गवर्नमेंट जो आज जहां एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उसके हम बड़े आभारी हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम मतलब जैसे बैक टू विलेज है, अब उन्होंने माई टाउन माई प्राइड, अब ये माई टाउन माई प्राइड 2 जो 2.2 है, इसमें हम चाहते हैं कि फंडिंग बहुत सारी हो, क्योंकि पिछले जब ये इलेक्टेड बॉडी बनी थी तो उन दिनों 14th FC 15th FC का प्रोविजन था। अब जब से ये यूटी बनी है उसमें ये FC का कोई प्रोविजन नहीं है, क्यों 14th FC में हमारे बहुत पैसे आए थे, 2-4 करोड़ रुपए आए थे, क्योंकि अब FC के बदले अब कोई अब इस साल जब से FC का हमारा नहीं हुआ है तो तब से कोई अच्छी सी फंडिंग नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती। तो आपका ये जो बुनियादी ढांचा है वो तभी मजबूत होगा जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए फंड होगा, और जब फंड ही कम होगा तो प्लान उस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो अर्बन का सबसे थ्रस्ट होता है वो ज्यादा होता है सैनिटेशन पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने 70 जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है इनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें से कुछ कम्युनिटियों ने भी चालू किया है। भी किसी जगह लैंड का इशू है, हम हंदवाड़ा वालों ने भी ये चालू किया है, मतलब हमने काम शुरू किया है, टेंडरिंग हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो बहुत मसला है सारे मुल्क में। जो हमारा कूड़ा कचरा है इसके मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट बन रहा है, तो हंदवाड़ा में भी बन रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि जो ये आज का माई टाउन माई प्राइड हो, इसमें सबसे ज्यादा थ्रस्ट इसी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर होना चाहिए। और लेकिन फंडिंग जब अच्छी सी फंडिंग हो उसी में से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और सेकंडली मेरा यही है कि जो हमारे टाउन हैं, पहले इसमें एक टाउन प्लानर होता है, लेकिन टाउन का पहले एक प्लान बनना चाहिए, कहाँ से कमर्शियल हम बना सकते हैं, कहाँ से मतलब जो कि बड़े शहरों में होता है, श्रीनगर में, जम्मू में एक टाउन प्लान बनता है। टाउन प्लान के तहत फिर ऐसा होता है कि हम कमर्शियल प्लेसेस कहाँ बनाएंगे, हम रेजिडेंशियल प्लेस कहाँ बनाएंगे, हम बाकी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ बनाएंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा जो हमारा आज का जो ये नया प्रोग्राम आ रहा है माई टाउन 2, इसके तहत ये सारी खामियां पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी भांडे साहब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा बड़गाम की आपको बताते हैं और बड़गाम के उन लोगों की बात करते हैं जो पिछले कई सालों से अपनी जदोजहद को चला रहे हैं, क्योंकि मामला उनकी जमीनों का है जो तकरीबन आज से 8-9 साल पहले ली गई थी और अभी तक भी उन्हें माकूल और मुनासिब मुआवजा नहीं दिया गया है। ओल्ड एयरपोर्ट की जमीनों का मामला है और ये मामला लगातार अखबारों और मीडिया की सुर्खियों में रहा। तकरीबन 500 फैमिलीज ऐसी थी जो लगातार इस इंतजार में पिछले 8 साल से थी कि सरकार उनके जायज मुतालबात को मानकर उनके लिए कंपनसेशन देंगी, लेकिन लगातार 8 साल की मशक्कत और जदोजहद के बाद
कल GOC 15 कोर ने बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान उन्हें एश्योर किया गया है कि जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उसे पूरा किया जाएगा। अब ये जो ओल्ड एयरपोर्ट वाला मामला है ये हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी। ये 1947 की है जब महाराजा ने एक्सेशन किया, इलाहा किया और पहली बार फौज जो है वो वादी कश्मीर के अंदर आई। तो ये नया एयरपोर्ट जिसे आज आप देखते हैं श्रीनगर के अंदर, वहां पर नहीं था, ये इस ओल्ड एयरपोर्ट पर आई थी। और ये तस्वीरें हिस्टोरिकली बता रही है कि ये पूरी जमीन हिस्टोरिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक्सपेंशन भी वहां पर हुआ, लेकिन ये 500 फैमिलियां पिछले 8 साल से दरबदर की ठोकरें खा रही थी और अब उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मामला हल होगा। कल जब ये मीटिंग हुई थी तो उसमें कई लोग वहां पर मौजूद थे और उनमें इन सभी इस सारे ग्रुप की सरबराही राजा मुजफ्फर साहब कर रहे थे, जो मारूफ RTI एक्टिविस्ट है। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला आपकी तरफ से कई बार उठाया गया और शायद आप इस बात से भी नाराज थे कि जनाब मीडिया में आने के बाद, प्रिंट पे आने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन जब आपकी मीटिंग हुई है, क्या अब आप थोड़े से मुतमईन हैं कि जो आप कह रहे थे, जो आप लिख रहे थे, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट कल देखने को मिला जब GOC 15 कोर ने आपको अपने ऑफिस बुलाया और आप लोगों से मुलाकात की? क्या कुछ मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहा गया? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए ये मसला बहुत ही हिस्टोरिक मसला, जैसे आपने कहा कि देखिए जब यहाँ पे जब एयरपोर्ट बना था 1947 से ही पहले महाराजा का छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं 1947 में आर्मी यहाँ पे आ गई, उन्होंने वो यहाँ पे बैठ गए। तो फिर 1952 में उन्होंने यहाँ पे बेस बना ली और फिर 1957 से वो लोगों को वहां पे किराया देते थे जी। ये तकरीबन 4 कनाल की जमीन है, 4000 से ज्यादा और 3800 कुछ को एक्वायर किया गया इसमें। तो ये लोग जो है पहले किराया लेते थे अंडर जो कानून थे यहाँ के, उस हिसाब से इनको एनुअल रेंट मिलती थी, मगर लोगों की एक्सेस वहां पे नहीं थी क्योंकि ये फौजी इलाका था पूरा। तो फाइनली फिर जो है सरकार ने 2012 में, जो यहाँ पे उस वक्त की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको एक्वायर करेंगे, इसको जो है डिफेंस एस्टेट्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। उसके बाद एक्विजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। 2013 में सरकार ने फैसला किया और डिफेंस एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने भी फैसला किया है कि हम लोगों को मुआवजा दे देंगे, जबकि मुआवजा बहुत ही कम था वो। इनफैक्ट वहां पे मार्केट रेट 1 करोड़ 1.5 करोड़ है बाहर की, जो वहां पे मतलब क्या बोलते, अगर वहां पे फ्रेंड्स कॉलोनी लेंगे या बाकी इलाके लेंगे तो यहाँ पे इनने खाली 20 लाख रुपए के वहां पे रेट की थी उस टाइम, मगर वो 20 लाख रुपए के हिसाब से भी नहीं मिला, खाली उसमें से 4,80,000 रुपए मिले थे पर कनाल। और अभी तक वो चल रहा था मामला और उसमें फिर बाद में यूनियन कैबिनेट में गया क्योंकि ये टोटल अमाउंट होता था तकरीबन 680 करोड़ रुपए। तो यूनियन कैबिनेट ने भी इस पे डिसीजन किया, बट पेमेंट लोगों को नहीं मिल रही थी। लोग हर जगह गए, मेंबर पार्लियामेंट से मिले, मंत्रियों से मिले, मिनिस्टर से मिले और बहरहाल जो है हमने अपॉइंटमेंट ली। एपी लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ पे है GOC साहब है 15 कोर के, तो हम डायरेक्टली उनसे मिले और जो है उन्होंने हमको फुली जो है एश्योरेंस दी कि इनकी जो पेमेंट है, जो ये पेमेंट है, इसको रिलीज किया जाएगा। बहुत ही कॉर्डियल मीटिंग हुई, बहुत ही वार्म थे वो और उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिया लोगों को, जितने भी 500 से ज्यादा फैमिलीज हैं ये। और उसके अलावा हमने कहा कि उसमें कुछ फैमिलीज बहुत ज्यादा गरीब है जिनकी 100% लैंड चली गई, 80-90% लैंड चली गई। तो हमने उनके हवाले से ये भी कहा कि अगर उनको रिहेबिलिटेट या रिसेटल किया जाएगा या उनको जॉब्स फराहम किए जाएंगे, तो ये बिल्कुल बात हुई हमारी GOC साहब से और उन्होंने बिल्कुल हमको जो है एश्योरेंस दिया है कि जो एक करेवा दामोदर की लैंड है, ओल्ड एयरपोर्ट का लैंड है, उसमें जो पेमेंट्स जो है जल्द से जल्द रिलीज की जाएंगी। जी गौर। अच्छा जी, राजा मुजफ्फर साहब ये भी बताइएगा ना, ये मामला अदालतों का भी चक्कर काट चुका है और अदालतों में भी इस मामले की समाअत हुई थी, क्या उसके बाद भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑर्डर्स थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए? देखिए असल में इसमें यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उन्होंने ही डायरेक्शन की थी कि आप जो है इसको एक्वायर कर लीजिए। उसके बाद एक्वायरेशन जो वहां पे चल रही थी, अब जो मामला यही था कि रेट्स का चल रहा था जी। फाइनली 2013 में जो है थोड़ी सी लोगों को रिलीफ मिली थी जब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बडगाम थे, उन्होंने फाइनलाइज, क्योंकि इसमें जो है डिप्टी कमिश्नरी जो है मेन होते हैं कि जो वहां पे रेट मुकर्रर कर सकते हैं। उसके अलावा कलेक्टर डिफेंस भी एक पोस्ट होता था, तो उन्होंने भी उसमें जो है बिल्कुल ये किया था।
बट फाइनली जो है अटक गया था मामला डिफेंस एस्टेट्स डिपार्टमेंट में, और उसमें जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करती थी स्टेट गवर्नमेंट और उनके बीच में, और फाइनली जो है मामला चला गया डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स, उन्होंने इसको क्लियर किया। फाइनली दिस मैटर वेंट टू द यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट ने भी मंजूर किया, पैसे भी है। अब उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स को, और वो अपने डिफेंस एस्टेट ऑफिसर जो श्रीनगर में बैठते हैं बादामी बाग में, उनको पैसे दे देंगे और लोगों को डिसबर्स हो जाएगा। इसमें गैप थी, लोगों को पता नहीं था जाना कहां है। एक जरा गरीब इंसान, उसको क्या पता डिफेंस एस्टेट डिपार्टमेंट का दिल्ली में, उसको क्या पता है कि वहां डिफेंस मिनिस्ट्री कहां है। एक गैप थी। और यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। आवाम इतनी ज्यादा परेशान थी, तो जो है हमें फिर जो हम क्या बोलते हैं, बहुत ही शुक्रगुजार है जो है कि जोशी साहब है, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको रेस्पॉन्स दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पेमेंट रिलीज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ राजा मुजफ्फर साहब ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद रखने के लिए कि मामला जो है वो हल होगा। फिलहाल आते हैं जी एक और बड़ी और अहम खबर नॉर्थ कश्मीर हंदवारा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है। हंदवारा शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा जिले से इस वक्त खबर है, खराब मौसम के बीच एक मुसाफिरों से भरी बस जो कि हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 20 के करीब मुसाफिर जख्मी हुए हैं, और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कुल मिलाकर 20 लोग जो कि इस गाड़ी में सफर कर रहे थे। और ये हादसा सगीपुरा के करीब हुआ है, हंदवारा में, जो कि सोपोर का भी एक करीबी हिस्सा है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, बस पलट गई है चलते चलते, और शायद फिसलन की वजह से यह हादसा पेश आया। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि खराब मौसम के बीच सख्त एहतियात बरतने की पहले से ही अपील की जा रही थी। प्लेन एरिया है और शायद यहां पर इस तरह हादसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वही बात कि नजर हटी, दुर्घटना घटी वाली, क्योंकि इस प्लेन एरिया के अंदर बस पलट गई है, और इसमें कुल मिलाकर 20 लोग जो जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों की हालत फिलहाल जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। और नेशनल हाईवे, ये जो कि सगीपुरा हंदवारा नॉर्थ कश्मीर के अंदर, ये बस सुबह सुबह मुसाफिरों से भरी जा रही थी। अचानक इलाके के अंदर अफरा तफरी देखी गई, और इसके बाद यहाँ पर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जो ज्यादा जख्मी थे, और दूसरी तरफ फौज, पुलिस और मकामी आबादी भी बाहर निकली, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर शुरू कर दिया। जो हालत बस की है उससे कुछ लोग लगता है ज्यादा जख्मी जरूर हुए होंगे, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी की जान इसमें नहीं गई है। जख्मी जरूर कुछ लोग हैं, लेकिन अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। ताजा तरीन तफसीलात जो मिल रही हैं, सगीपुरा हंदवारा नॉर्थ कश्मीर बारामूला के अंदर 20 लोग या इससे ज्यादा, अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज मुआवजा इस वक्त चल रहा है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवारा इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर लगातार इनका इलाज मुआवजा जो वो चल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है हंदवारा से, जहां पर पैसेंजर गाड़ी उलट चुकी है, जिसके बाद एक्सीडेंट की खबर सामने आई, और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं जी मरकज के एक और बड़े फैसले की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और डिसीजन की, और ये डिसीजन भी जम्मू कश्मीर के जाविये से इंतहाई अहम है, क्योंकि MBBS BDS कोर्सेज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है, और ये मरकज का जो बड़ा फैसला है, ये राहत है उन घरानों के लिए जहां पर मिलिटेंसी विक्टिम्स रह रहे हैं, यानी जो लोग तशद्दुद का शिकार हुए हैं, उनके वालिदैन चले गए हैं और अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें यहां से कोटा की तर्ज पर सीटें दी जाएंगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। और इस सिलसिले में यह फैसला लिया गया कि रिजर्व सीटें रखी जाएंगी जी टेरर विक्टिम्स के लिए, यानी दहशत का जो विक्टिम है, यानी तशद्दुद का जो विक्टिम है, उसके लिए रिजर्व रखी जाएंगी सीटें MBBS और BDS के लिए, BDS कोर्सेज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस सिलसिले में एकेडमिक ईयर यानी साल 2022-23 के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक 11 नवंबर सन 2022 तक एप्लीकेशंस को सबमिट किया जा सकता है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट जो फिक्स किया गया है वो 11 नवंबर सन 2022 है। पॉलिसी क्या कुछ कह रही है? जो पॉलिसी है उसके मुताबिक उन बच्चों को जिनके वालिदैन मारे गए हैं दहशत तशद्दुद के अंदर, या मिलिटेंटों ने जिनके वालिदैन को मारा है, और बच्चे
पढ़ रहे थे और उनके पास किसी तरीके का कोई भी माइश रोजगार नहीं है और वो किसी तरीके से कोई और कारोबार या कोई और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर इस सहूलत का ऐलान कर दिया गया है। ये सीटें जो हैं दी जाएंगी जी बच्चों को या उनकी अहलिया को, अगर, और ये सारा मामला चलेगा सेंट्रल पूल से, जिसको लेकर हंगामा हो रहा था। सेंट्रल पूल की जो सीटें हैं बापती साल सन 2022-23 यहाँ से सीटें पूल की गई हैं, रिजर्व की गई हैं सेंट्रल पूल से, ताकि इन लोगों को जो है वो दी जाए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर ये बात कह दी गई है कि इस निज़ाम को मुतारफ कराया जाए और एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है उन एलिजिबल कैंडिडेट से जिनके लिए ये एलोकेशन हो सके, MBBS और BDS सीटों के लिए सेंट्रल पूल जम्मू कश्मीर के लिए बापती साल 2022-23। तो ये प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी बता दिया गया है। पॉलिसी क्या कुछ कह रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसका एक या दोनों वालिदैन मिलिटेंटों की तशद्दुद का निशाना बने होंगे वो इसके लिए क्वालिफाई करेगा, पहला। दूसरी बड़ी बात, जो विक्टिम है यानी अब जो बच्चा है उनका बेटा है, बेटी है या उसकी अहलिया है, वो परमानेंटली डिसेबल हुआ हो या किसी तरीके से वो भी इंजर्ड हुआ हो, वालिदैन अगर बच्चे लेकिन बच्चा इंजर्ड हुआ हो तब भी वो इस कैटेगरी में आएगा। दाखिला वजारत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें यह कहा गया है कि कैंडिडेट जिसने पास आउट किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश इंडिविजुअली और उन्होंने तकरीबन 50% से ज़्यादा नंबरात लिए हो, वो MBBS और BDS के लिए अपनी दरख्वास्तें दे सकता है। लेकिन SC, ST, OSC के लिए 40% क्राइटेरिया रख दिया गया है और जनरल PWD कैटेगरी के लिए 45% और 40% बाकी कैटेगरीज के लिए जो है वो कर दिया गया है। और ये भी साफ नोटिफिकेशंस के अंदर क्लियर कर दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेन अगर किसी ने किया जी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन NET किसी ने क्वालिफाई किया सन 2022 के अंदर, वो भी यहाँ पर अपनी वो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकता है। और सरकार दरअसल एक हेल्पिंग हैंड और ये मानिएगा एक नई राहत लेकर उन लोगों के लिए आया है, उन घरानों के लिए आया है जिनके ऊपर मिलिटेंसी का या तशद्दुद का निशाना हुआ है या किसी न किसी तरीके से वालिदैन फौत हुए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है जो रियासती इंतजामिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सरकार के एक और फैसले की करते हैं। मुलाजमीन को एक राहत दी गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से और ये है DA अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, यानी ये बार बार पूछा जा रहा था, तो एक तरह से थोड़ी सी राहत की बात मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में जो काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनके 4% जो महंगाई अलाउंस है DA है उसका एक तरह से तोहफा कहा जा सकता है, 4% बढ़ा दिया है। इससे तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो मुलाजमीन है वो मुस्तफीद होंगे और मुलाजमीन को 1 जुलाई से बढ़े हुए अलाउंस का फायदा मिलेगा, यानी ये जो DA 4% इंक्रीज किया गया इसका फायदा 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। मुलाजमीन को बुनियादी जो जिनकी तनख्वाह 34% DA जिस पर दिया जा रहा था जो अब बढ़कर 38% हो जाएगा, सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं मुलाजमीन की तनख्वाह 500 से बढ़कर 5,000 रुपए माहाना हो जाएगी, यानी जो बेसिक पे है जो इस हिसाब से कि अगर 34% थी जो पहले DA 34% था वो 38 हो गया, तो 5,000 से 500 से 5,000 तक ये माहाना जब कैलकुलेशन हम इसकी करते हैं ये बढ़ जाता है। इसके अलावा DA में इजाफे का हुक्म जो है वो महकमा खजाना की तरफ से दिया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उसने एक ऑर्डर जारी किया है। 7th पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक ये जो मुस्तकिल तनख्वाह देनी है या जिस हिसाब से DA कटना है, DA दिया जाना है 4% उसमें बढ़ोतरी की गई है और 1 जुलाई से मुलाजमीन की जो बकाया जात हैं 2 किस्तों में नकद अदा कर दिए जाएंगे, ये सरकार ने इस ऑर्डर में कहा है। बढ़ते हुए जो महंगाई अलाउंसेज हैं इसकी पहली किस्त नवंबर में नकद और दूसरी दिसंबर में जारी की जाएगी। ये भी क्लियर किया गया है कि नवंबर के महीने की तनख्वाह में भी इसे शामिल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ जुमरों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको बढ़े हुए DA का फौरी तौर पर फायदा हासिल होगा। 3,75,000 से ज्यादा ये मुलाजमीन यानी तकरीबन 3.25 लाख या 4 लाख के आसपास के सारे मुलाजमीन बनते हैं जिनको
अब बढ़ते ये जो 4% डीए बढ़ा है, इसका इजाफा होगा, इसका फायदा होगा। और मुलाजमीन को जिन्हें दर्जा चाहरुम के जो मुलाजमीन हैं उनको माहाना 500 रुपये, तीसरे दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उनको 1400 रुपये, और इसके अलावा 2000 गेजेटेड अफसरान को 4 से 5000 रुपये का जो है फायदा मिलेगा। इससे हुकूमत की आमदनी पर भी एक तरह से बोझ पड़ेगा, जो खुद कंसर्न अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट मानता है। लेकिन डीए में इजाफे से सरकारी मुलाजमीन जरूर खुश नजर आ रहे हैं, जिनकी एक तवील मुद्दत से मांग थी, और आहिस्ता आहिस्ता ही सही एक कदम और इंतजामिया गई है। 4% डीए बढ़ा दिया गया है। करीब 3,75,000 से ज्यादा मुलाजमीन जो इससे अब बराह रास्त फायदा उठाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर मेला चल रहा है, उसकी क्या कुछ सूरत हाल है। फिर रामबन की भी आपको खबर बताएंगे, और फिर सफीरों की आमद भी वादी कश्मीर हो रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है उससे भी आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पड़ाव होगा, फोन लाइन्स भी हमारी खुलेंगी। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।